नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेड इजी सॉल्यूशंस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम विद्यालयों से जुड़ी, शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियां और पोर्टल की ट्रेनिंग समय समय पर लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज एक नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है कंपोजिट स्कूल ग्रांट के बारे में। तो इससे पहले कि हम आपके साथ जानकारी शेयर करें, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना चाहता हूं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट किसे बोला जाता है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट है विद्यालयों को दी जाने वाली वो ग्रांट जो छात्र संख्या के आधार पर पूरे साल विभिन्न तरह के कार्य को करने के लिए विद्यालयों को प्रदान की जाती है। तो आइए देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं लेटर की तरफ जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है। तो देखिए, ये जो लेटर है ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया है। समस्त मूल मुखियाओं के नाम ये लेटर जारी किया गया है। इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं प्लस ग्रांट की डिटेल्स दी गई हैं। तो विषय है वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत स्कूल अनुदान राशि का उपयोग करने बारे दिशा निर्देश। तो 2023-24 जो कि करंट सेशन है, इसके अंदर जो अनुदान राशि प्रदान की गई है उसको कैसे खर्च किया जाना है, कैसे उपयोग किया जाना है, उसके बारे में दिशा निर्देश हैं। 14,465 राजकीय स्कूलों को ये ग्रांट जो है वो दी गई है, जिसका नाम है समग्र स्कूल अनुदान, दैट मीन्स कंपोजिट स्कूल ग्रांट। इसको जनरली हम स्कूल ग्रांट के नाम से भी स्कूलों में जानते हैं। और अगर हम डिटेल देखें इसमें तो छात्र संख्या के आधार पर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि छात्र संख्या के आधार पर ये जो है दी जाती है। तो 1 से 30 छात्र अगर आपके विद्यालय में हैं तो ये ग्रांट आपको मिलेगी 10,000 रुपये। 31 से 100 विद्यार्थियों पर 25,000 रुपये। 101 से 250 विद्यार्थियों पर 50,000 रुपये। 251 से 1,000 पर 75,000 रुपये। 1,000 से अधिक होने पर 1,00,000 रुपये आपको ये स्कूल ग्रांट दी जाती है। और इसका आगे एक बाइफर्केशन दिया जाता है कि किस तरीके से आपको इस टोटल ग्रांट को है जो यूटिलाइज करना है। तो जैसे अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 10% जो है वो स्वच्छता कार्य योजना में, 10% साइंस एंड मैथ के टीचिंग लर्निंग मेथड्स TLM में, और अन्य विषयों के TLM में 10%, और विद्यालय के अन्य कार्यों के लिए 70% यूटिलाइज किया जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपके विद्यालय में 200 के आसपास छात्र हैं तो आपको ग्रांट मिलेगी 50,000 रुपये। तो इसमें से 5,000 रुपये आप खर्च करेंगे स्वच्छता कार्य योजना पर, 5,000 रुपये मैथ और साइंस की TLM के लिए, और प्राइमरी स्कूल्स में EVS की TLM के लिए। देन 5,000 रुपये आप खर्च करेंगे अन्य विषयों की TLM के लिए, और 35,000 रुपये विद्यालय के अन्य कार्यों पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरीके से 50,000 रुपये आप अपने विद्यालय पर खर्च करेंगे यदि आपके विद्यालय में 101 से 250 के बीच में विद्यार्थी हैं। तो अब हम थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा स्वच्छता कार्य योजना पर 10%। तो स्वच्छता कार्य योजना में क्या क्या जो उपयोगिता है वो की जा सकती है, तो उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। जैसे स्वच्छता कार्य योजना में 10% खर्च करना है, तो ये हम शौचालय के रखाव के लिए, कूड़ा प्रबंधन के लिए, सुरक्षित पेयजल व्यवस्था के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, स्वास्थ्य रक्षा हाइजीन के लिए, तथा साबुन से हाथ धोने और स्वच्छता के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु जो भी गतिविधियां हम विद्यालय में आयोजन करेंगे उस पर यह 10% राशि जो है वो खर्च की जानी है। ग्रांट का टोटल 10% जो स्वच्छता कार्य योजना पर खर्च किया जाना है। अब अगर समराइज में बात करें तो आप अपने विद्यालय के लिए डस्टबिन्स ले सकते हैं, झाड़ू ले सकते हैं, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स, साबुन, तौलिया, इस तरह की चीज़ों पर आप जो है अपने विद्यालय का ये जो 10% अनुदान राशि है खर्च कर सकते हैं। देन सेकंड है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोला जाता है, जनरली TLM बोलते हैं। तो इसके अंदर माध्यमिक, सेकेंडरी व वरिष्ठ विद्यालय हेतु जो ये ग्रांट मिलेगी उसका 10% जो है वो साइंस और मैथ के TLM पर खर्च करना है। और जो साइंस और मैथ के TLM पे खर्च किया जाएगा उसके लिए आपको 3 सदस्य की कमेटी बनानी होगी, जिसमें स्कूल मुखिया, विज्ञान विषय के अध्यापक और गणित विषय के अध्यापक रहेंगे।
और जनरलाइज वे में बात करें तो साइंस और मैथ के लिए आप टीएलएम में चार्ट्स खरीद सकते हैं, मॉडल्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा मैथ से जुड़ी जितनी भी टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं, जैसे टेबल्स के आपको फ्लेक्स बनवा सकते हैं आप, और साइंस के कुछ मॉडल्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है कि आपको जो भी खरीदारी करनी है वो नॉन कंज्यूमेबल गुड्स की करनी है। ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। नॉन कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब है कि ऐसे मटेरियल आपको परचेज करना है जो कि उपयोग करने के बाद ख़त्म ना हो जाता हो। फॉर एन एग्जांपल, साइंस के लैब में यूज़ होने वाले केमिकल्स वो कंज्यूमेबल मटेरियल है, तो उस तरह का मटेरियल जो है वो आप इस ग्रांट से नहीं खरीद सकते। आपको नॉन कंज्यूमेबल्स खरीदने हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अमीबा का मॉडल या ह्यूमन आई का मॉडल, इस तरह के मॉडल जो कि स्टॉक किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी सूचना थी। आगे बढ़ते हैं। अन्य विषयों के लिए भी 10% टीएलएम खरीद की जानी है। तो इसके अंदर जैसे मैथ और साइंस को छोड़कर अन्य विषय आ गए, जैसे लैंग्वेज के चार्ट्स आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा मानचित्र खरीद सकते हैं, ग्लोब खरीद सकते हैं। तो ऐसी आइटम जो है वो 10% उस पर खर्च किया जाना है। इसके लिए भी 3 सदस्य की कमेटी रहेगी। स्कूल मुखिया, सोशल साइंस के पीजीटी या टीजीटी और किसी भी अन्य विषय के पीजीटी या टीजीटी। तो इस खरीद के लिए भी आपको एक कमेटी जो है वो फॉर्म करनी पड़ेगी। देन प्राथमिक स्कूलों के लिए ये तो थी सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स के लिए, जहाँ पर साइंस और मैथ जैसे विषय होते हैं। प्राथमिक स्कूलों में साइंस की जगह पर ईवीएस और गणित के विषय के लिए 10% यूज़ करेंगे और अन्य विषय के लिए भी 10%। कुल मिलाकर 20% जो है वो टीएलएम पर हमें खर्च करना है। और इसके लिए भी 3 सदस्य की कमेटी गठित होगी, जिसमें स्कूल मुखिया और अन्य 2 सीनियर मोस्ट जेबीटीज होंगे। सभी प्रकार के स्कूलों में टीएलएम हेतु नॉन कंज्यूमेबल प्रकार का सामान खरीदा जाए तथा सभी सामान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स ही हमें इसमें खरीदनी है और उनको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना है। इसके बाद अब ये 10% तो एक बार फिर से ऊपर की स्लैब में चलते हैं। 10% तो स्वच्छता कार्य योजना पर, 10% साइंस और मैथ पर, और प्राइमरी स्कूल्स के लिए ईवीएस और मैथ पर, और अन्य विषयों के लिए 10%, दैट मीन्स 30% यहाँ पर खर्च हो गया, और 70% अन्य कार्यों के लिए। तो वो अन्य कार्यों की बाइफर्केशन क्या है उसके लिए हम देखते हैं। स्कूल के अन्य कार्यों पर खर्च करने के लिए 70% भाग जो सारणी के भाग डी में दिया गया था, इस प्रकार के कार्यों पर खर्च किया जाना है। जैसे कि गैर क्रियाशील नॉन फंक्शनल उपकरणों की मरम्मत, जैसे कि आपके स्कूल में कोई मान लो इन्वर्टर है या आपके पास वाटर कूलर है, आरओ है, जो कि किसी भी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कार्यशील बनाने के लिए हम जो है उसकी रिपेयरिंग में इस ग्रांट का यूज़ कर सकते हैं। फिर स्कूल के कंज्यूमेबल्स वस्तुओं की खरीद के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंज्यूमेबल्स में बहुत सारी आइटम्स स्कूल की आ सकती हैं, जैसे कि साबुन है, टॉयलेट क्लीनर है, झाड़ू है, कुछ भी है जो कि स्कूल में यूज़ होता रहता है और टूट फूट जाता है तो हमें नया खरीदना पड़ता है, वो कंज्यूमेबल वस्तुओं में आएगा। देन स्कूल कार्यालय हेतु स्टेशनरी की खरीद, विद्यालय में जिस भी तरह की स्टेशनरी, रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर या और भी कॉपी या पेन या चौक की ज़रूरत होती है, तो वो सब भी इसी ग्रांट से खरीदा जाना है 70% में से। फिर पानी, बिजली, इंटरनेट के बिलों के भुगतान के लिए स्कूल प्रांगण, भवन, छत एवं चारदीवारी का रख रखाव, एवं अगर मान लो कहीं पे छोटी मोटी रिपेयर है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च होना है जिसके लिए कोई मेजर ग्रांट की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी खर्चा आप इस अनुदान में से कर सकते हैं। शौचालयों की मरम्मत या शौचालयों को CWSN फ्रेंडली बनाने के लिए, स्कूल की अन्य सुविधाओं को ठीक रखने के लिए, मतलब स्कूल का कहीं भी कुछ भी जो है रिपेयरिंग का वर्क है या स्कूल की बेटरमेंट के लिए हमें किसी भी कार्य को करवाने की ज़रूरत है, तो वो भी हम स्कूल ग्रांट से खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण हो या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक खेल या कोई मुख्य वार्षिक दिवस हो या फिर SMC की बैठक हो,
तो इन सब कार्यों के लिए स्कूल ग्रांट का 70% भाग खर्च किया जा सकता है। और एक बार ये दिशा निर्देश पूरे फिर से डिटेल में तो हमने समझे ही, इसके साथ ही कुछ एक चीज़ें जो हैं वो इस बार ऐड ऑन की गई हैं, उनको भी ध्यान दे के सुने। कई बार ऐसा होता है कि ग्रांट से जो है वो स्कूल की सारे काम पूरे नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में मेंशन किया गया है कि अतिरिक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु समुदाय का अंशदान एवं सहयोग लें। मतलब किसी भी स्कूल को डोनेशन लेने का अधिकार है, वो कहीं से भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड से या किसी NGO से जो है वो हेल्प ले सकता है, या किसी भी तरह का मॉनेटरी डोनेशन भी है वो ले सकता है। इसके साथ ही स्कूल ग्रांट का उपयोग जो है वो 75% टोटल स्कूल ग्रांट का 75% जो है वो अपकमिंग सितंबर तक और कंप्लीट ग्रांट को दिसंबर मार्च तक खर्च किया जाना है। जैसा कि हम जनरल प्रैक्टिस देखते हैं कि हम लास्ट के दिनों में ही, जब फरवरी मार्च चल रहा होता है, सेशन ख़त्म होने वाला होता है, तब हम जो है इसको खर्च करने की सोचते हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, हमें बल्कि क्लियरली मेंशन किया गया है कि सितंबर तक इस पूरी ग्रांट को 75% तक और दिसंबर तक इसको पूरा खर्च कर लिया जाना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, TLM की खरीद शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही कर ली जाए। जो हमने साइंस, मैथ, EVS या अन्य विषयों के लिए TLM पे खर्च करना है, वो सत्र की शुरुआत में, दैट मीन्स बिफोर जून आप कह लें, क्योंकि मई चल रहा है, जून में छुट्टियां हो जाएंगी, तो इसी मंथ ही हमें इसको खर्च कर लेना है, ताकि जो हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो परचेज किया है इस ग्रांट से, वो पूरे साल विद्यालय में उपयोग में लाया जा सके। इसके साथ अनुदान का जो है वो उपयोग पत्र दिए गए कार्यक्रमों में से किन कार्यों पर किया जाना है, यह निर्णय SMC की मासिक बैठक में बहुमत से लिया जाएगा और रिकॉर्ड जो है वो कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ये जो स्कूल ग्रांट है, इसको हमें SMC की सहमति से प्रस्ताव पास करके ही खर्च करना है। स्कूल द्वारा सभी TLM नॉन कंज्यूमेबल प्रकार का खरीदा जाना है और TLM को स्कूल के स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज किया जाना है। दैट मीन्स कि जो भी हमने TLM में नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल खरीदा है, वो सबको स्कूल के स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करनी है। और जहाँ जहाँ भी अगर आप माइनर रिपेयर करा रहे हैं स्कूल में इस ग्रांट से, तो उसके रिपेयरिंग होने से पहले की फ़ोटो और रिपेयरिंग होने के बाद की फ़ोटो, जिसमें डिफरेंस क्लियरली नज़र आता हो, ऐसी फ़ोटो भी आपको रिकॉर्ड में साथ में रखनी है। इसके अलावा जहाँ भी JEE की सलाह की आवश्यकता है वो ली जाए। एक स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में इसके उपयोग का फैसला लिया जाए और अनुदान के लिए अगर जहाँ ज़रूरी हो तो कोटेशन के हिसाब से हमें जो है टेंडर निकाल के इसको यूज़ करना है। अगर हमारे पास ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा है तो उसको हम कोटेशन से हम इसको परचेज़ करेंगे। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी है वो शौचालयों की साफ़ सफाई, रख रखाव और सुरक्षित पेयजल की सुविधा, जो कि हमारी बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं स्कूल में, उनको प्रायोरिटी देनी है। और CWSN बच्चों के लिए वैसे तो लगभग सभी विद्यालयों में शौचालय हैं। यदि कहीं ऐसा शौचालय नहीं है तो जो CWSN फ्रेंडली बना सकते हैं हम एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स को, उनमें हैंड रेल लगवा के, उनमें रैंप बनवा के, तो इस तरह के कार्य को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस अनुदान के खर्च के लिए। समग्र शिक्षा अभियान की कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और इनकी खरीदी गई वस्तुओं के लिए अलग से वाउचर, ये सभी स्टॉक एंट्री जो है अलग से की जानी चाहिए। और स्कूल यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिस मद पर राशि खर्च की जा रही है, उस मद पर विभाग द्वारा अन्य राशि जारी ना की गई हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर किया जाएगा कि जैसे इसके अंदर लिखा गया था कि आप SMC की बैठक के ऊपर भी स्कूल ग्रांट का खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जितनी बार भी SMC की ट्रेनिंग होती है तो उसका अलग से हमें बजट अलॉट किया जाता है। तो SMC की ट्रेनिंग के लिए हम इसमें से बजट का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना है कि जिस काम के लिए अलग से राशि जो है वो सैंक्शन की गई हो विद्यालय को, तो इसमें से खर्च नहीं किया जाना है।
स्कूल में किए गए सभी कार्य और खर्च की राशि का ब्यौरा स्कूल के अंदर सूचना पटल पर, दैट मीन्स कोई बैनर बनवाकर या कोई ब्लैक बोर्ड पर पेंट से आपको मेंशन करना है कि स्कूल में किस कार्य पर कितना खर्च किया गया है और किस ग्रांट के अंदर खर्च किया गया है। और समय समय पर ऑडिट होता ही है विद्यालयों का, तो सभी रिकॉर्ड जो है वो हमें मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा एक बात जो विशेष इस लेटर में नहीं लिखी गई वो आपको बता दी जाए कि ये जो सभी खर्च है या ये जो ग्रांट आपको प्राप्त होगी वो विद्यालय के PFMS पोर्टल में ही आपको प्राप्त होगी, और जो खर्च किया जाना है वो PFMS प्रोटोकॉल के अनुसार ही खर्च किया जाना है। तो ये जो राशि है ये सारी PFMS पोर्टल से जाएगी, तो उसका रिकॉर्ड भी आप, उसके प्रिंट आउट, उसके PPA वाउचर्स और सभी आप संभाल के रखें, रिकॉर्ड मेंटेन करके चलें और PFMS के थ्रू ही प्रॉपर तरीके से इसको खर्च करें। PFMS के थ्रू कैसे खर्च किया जाना है वो भी हम आगामी वीडियोस में आपको इस बारे में बताएंगे। साथियों, आशा करता हूँ कि आपने विस्तार से इस जानकारी को समझा होगा और आपको शायद ये जानकारी बहुत लाभकारी रहेगी, क्योंकि बहुत से विद्यालय मुखिया को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से इसे खर्च किया जाना है। तो इस बारे में डिटेल से हमने आपको समझाया। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, जिसका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम और अधिक लोगों तक अपनी ये जानकारी जो है वो पहुंचा पाएं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।